गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो के अंदर भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्वांटम संख्याएं। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने दो क्वांटम संख्याओं की बात कर ली थी, यानी कि हमने मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या को स्पष्ट कर लिया था। उसी को मैं थोड़ा सा आगे आपके लिए बढ़ाता हूँ। अगली क्वांटम संख्या, इसकी बात मैंने कुछ लास्ट वीडियो के अंदर भी की थी और आपसे कहा था कि उसे मैं अगले वीडियो के अंदर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसे मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा आपके लिए और आगे की ओर ले जाता हूँ और तुमको थोड़ा सा और समझाते हुए एक टेबल का निर्माण करते हैं, एक सारणी हम बनाते हैं और उस सारणी के माध्यम से इसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि पहला पॉइंट जो हमने लिखा था कि इसे ml से प्रदर्शित करते हैं। ml के साथ साथ इसे आप कहते हैं तो इसे m से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ, उसमें इसे m और ml से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी आपको m लिखा हुआ मिल जाए तो भी यही मान होगा और ml लिखा हुआ मिल जाए तो भी इसका मान यही होगा। इसके बाद आती है कि यह कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। तो कक्षकों का अभिविन्यास कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इस बात को अगर आप समझें तो देखिए, कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करने का एक बहुत ही सामान्य से तरीका होता है। वो ये होता है कि कक्षकों का जो अभिविन्यास है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि S के अंदर केवल एक ही कक्षक होता है, वो होता है सममित गोलाकार। एक ही कक्षक उपस्थित होता है, ऐसा कोश होता है, उसमें एक ही कक्षक है, यानी कि केवल एक ही कक्षक वहां पर बनता है सब कोश के अंदर। तो उसका जो विन्यास होता है उसका कोई अक्ष नहीं होता, यानी कि वो x, y, z के अंदर आप कह सकते हैं व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो वहां वो सममित गोलाकार आकृति का होता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब बात की जाए p की, तो आपने कहा था कि p जो होता है उसके पास कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। p के पास होते हैं कितने कक्षक? 3 कक्षक होते हैं। और कुल कितनी संख्या होती है? वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। और ये संबंध हमने स्टार्टिंग में ज्ञात कर लिया था कि एक उपकोष में एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसका अंदाजा आप लगा पाएं। तो 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम लिखे थे हमने, तो वहां पर p में होंगे कितने कक्षक? 3 कक्षक उपस्थित होंगे। तो देखिए, 3 कक्षक उपस्थित होने का मतलब सीधा सा है कि वहां पर इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है जिसमें 3 कक्षक होते हैं। अब इन 3 कक्षकों का विन्यास कैसे होगा? मैंने आपसे कहा था कि कैसा होता है, ये डंबल शेप या डंबलाकार आकृति का होता है। और डंबल जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार की आकृति मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार से आपको बताया था। तो इनका विन्यास भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कि ये x एक्सिस पर हो सकता है, ये y एक्सिस पर हो सकता है और ये z एक्सिस पर हो सकता है। यानी कि इनका विन्यास प्रदर्शित करने का जो तरीका है, इनका विन्यास जो बताने का तरीका है, वो किससे पता लगता है? हमें चुंबकीय क्वांटम संख्याओं से पता लगता है कि कोई भी जो कक्षक है वो किस प्रकार से अभिविन्यासित होगा स्पेस के अंदर, या आपसे कहा जाए तो उसके अंतरिक्षीय विन्यास के अंदर किस प्रकार से उसे विन्यासित किया जाएगा, वो हमें पता लगता है किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब आप देखिए इसके आगे की ओर, तो अगला पॉइंट लिखा है मैंने इसके अंदर, इसके संभावित मान -L से +L तक होते हैं। तो इसके जो संभावित मान है, संभावित मान -L से +L। अब माइनस से प्लस से मेरा संबंध यहाँ पर क्या है? क्या इसका मतलब है कि माइनस से प्लस तक आप कैसे बात कर रहे हैं? तो माइनस से प्लस का मेरा सीधा सा मतलब है कि L का मान जो भी कुछ लिखा जाएगा उस L के मान को आप माइनस से शुरुआत करेंगे और उसको प्लस तक लिखेंगे। यानी माइनस से लिखना शुरू कीजिए और अंत में कहां पर खत्म कीजिए? उसे प्लस के मान पर जाकर खत्म कीजिए। कैसे? मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर लिखता हूं। मैं तीनों मान यहां लिखूंगा। n का मान अगर मान लीजिए 3 लिखा जाए तो L का मान आप कहेंगे, क्या लिखेंगे आप? L का मान आप लिखेंगे 0, 1 और 2। 3 मान लिखेंगे आप, 0 भी लिखेंगे आप, 1 भी लिखेंगे और आप उसे 2 भी लिखेंगे। उस अवस्था में आप कहेंगे कि m का मान क्या होना चाहिए या ml का मान क्या होना
चाहिए। तो देखिए मैंने कहा -l से शुरुआत कीजिए और +l तक लिखिए। तो आप जानते हैं l का मान अगर 0 होगा तो उसे माइनस प्लस में लिखा नहीं जा सकता, यानी कि वहां पर m का मान क्या होगा, 0 ही होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से आती है, ये से आप बिल्कुल माइंड में दिमाग में फिट कर लें कि l का मान 0 होने पर m का मान सदैव कितना होता है, 0 ही होता है। इसे आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर आपसे कहा कि l का मान अगर 1 है तो m का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे उस अवस्था में आप उसे कैसे व्यक्त करेंगे, -1 0 और +1, माइनस से प्लस तक। तो -1 0 और +1 काउंट करेंगे तो संख्या कितनी है, 3, यानी कि यहां पर मैंने जो अगला पॉइंट लिखा मैं समझाऊंगा यहां से आपको। और 2 होने पर -2 -1 0 +1 और +2। अब इसे हम समझें कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है, क्या इसका औचित्य है, क्या इसका उपयोग है। तो देखिए अगला पॉइंट लिखा था मैंने, l का प्रत्येक मान एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। इसका जो प्रत्येक मान है वो एक कक्षक को प्रदर्शित करेगा, यानी कि एक कक्षक को यहां दर्शाएगा। एक कक्षक को कैसे प्रदर्शित करेगा वो समझें आप। तो एक कक्षक को प्रदर्शित करने का मतलब है, अगर आप इन्हें गिनकर देखिए गिनकर टोटल कितना है इनका, 3। टोटल कितना है, 3 है। यहां गिनकर आप देखेंगे टोटल मिलेगा कितना, 5। अब इनके मानों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, आपने कहा n का मान 3 होता है तो 0 1 और 2 होते हैं, और l का मान जो 0 होता है वो होता है किसके लिए, s के लिए। और s का मान 0 होने पर कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है। और वहां पर उसका भी विन्यास हमने कहा कुछ भी नहीं होता, तो m का मान हमेशा कितना होता है, 0 होगा, कोई विन्यास नहीं होगा। लेकिन जैसे आप l का मान 1 करते हैं तो 1 किसके लिए लिखते हैं आप, p के लिए। l किसके लिए लिखा जाता है, 1 p के लिए लिखा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, याद रखना बेहद जरूरी है। p के लिए 1 लिखा जाता है, तो p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। गिनकर देखें कितनी संख्या आई यहाँ पर, 3 संख्या आने पर इसका मतलब है यहाँ पर p के पास कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे, जिसका मैं -1 0 और +1 मान लिखा जाएगा m के लिए। यहां बात करें तो आपने कहा कि 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है। और d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए आपसे मैंने कहा था कि अगर आप क्रम बाई क्रम पढ़ते चलते हैं, यानी कि n का मान आपको पता है कैसे निकाला जाता है, l के बारे में आपको जानकारी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो आप m का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बात करें इसके आगे की ओर। इसके अलावा हमने अगला लिखा था कि इसके कुल मान 2l + 1 सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि उनको गुण डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं, गिनकर भी ज्ञात कर सकते हैं और सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक सारणी यहां पर प्रदर्शित करता हूं, उस सारणी के माध्यम से समझेंगे। मैं पूरे क्रम से इसे लिखता हूं एक बार। n का मान l का मान, n का मान भी लिखेंगे आप, l का लिखेंगे, साथ में लिखेंगे आप उपकोष के कौन सा उपकोष है यहाँ, जिससे कि हमें कक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर लिखेंगे यहाँ पर एक उपकोष, साथ में लिखेंगे आप m का मान। ये m और ml दोनों एक ही चीज़ हैं। m का मान कैसे लिखेंगे, और m का भी कौन सा लिखेंगे यहाँ पर, संभावित मान। m का कौन सा मान लिखेंगे यहाँ पर, संभावित। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर संभावित। संभावित मान लिखेंगे, कुल को हम गिन सकते हैं। साथ में लिखेंगे यहाँ पर कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या, और साथ में लिखा जाएगा यहाँ पर कक्षकों का विन्यास, यानी कि उसका नाम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
नाम। तो कौन सा कक्षक है वो किस प्रकार से नाम से पुकारा जाएगा, उसे कहा जाएगा। तो देखिए अब इसको हम क्रम को पढ़ते हुए चलते हैं, एक एक मान को हम समझते हुए चलते हैं। n का मान अगर लिखा जाए 1, तो n का मान 1 होने पर l का मान आप जानते हैं कितना होगा, 0 होगा। l का मान क्या हो जाएगा उस अवस्था में, 0 होगा। l का मान 0 होता है तो आप जानते हैं उपकोष कौन सा होता है, s। उपकोष कौन सा होता है उस अवस्था में, s होता है। आप कहें m का संभावित मान क्या होगा, -l से +l। मैं लिख देता हूं यहां पर -l से +l तक होना चाहिए। उस अवस्था में उपकोष s है तो 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो संबंध मैंने आपको ज्ञात करने को कहा था। संबंध क्या याद रखेंगे आप, संबंध याद रखेंगे यहाँ पर किसके बारे में कि l का मान 0 होने पर m का मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ये आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बात करें कक्षकों की संख्या की, तो हमने कहा कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कक्षकों की संख्या में नाम कैसे ज्ञात किए जाएंगे। आपने कहा m का मान अगर 0 है तो उस अवस्था में कक्षक कैसा होगा, 1। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मैंने सूत्र बताया था 2l + 1। तो यहाँ सूत्र लिख देंगे आप 2l + 1। l का मान 0 रखें उस अवस्था में कितना आएगा, 1। तो यहाँ कक्षक की संख्या क्या होगी, केवल 1 ही होगी। कक्षक हमारा कितना होगा, यहाँ पर केवल 1 होगा। और इस तरह से उसे प्रदर्शित हम कर देते हैं। कक्षक कितने होंगे, केवल यहाँ पर 1 ही होंगे। अगली बात की जाए तो n का मान 2 होने पर l का मान कितना होता है, 0 और 1। आपको याद होगा इसके बारे में, l का मान कितना होगा, वहां पर 0 होगा और 1 होगा। 0 होने पर उपकोष ऐसे ही होता है, लेकिन 1 होने पर उपकोष कौन सा हो जाएगा, p हो जाएगा। और आप कहेंगे m का संभावित मान कैसे ज्ञात करेंगे, 0 होने पर तो 0 ही होगा, लेकिन 1 होने पर उसके मान क्या हो जाएंगे, -1, 0 और +1। ऐसे ही होगा, समझ रहे हैं आप इस बात को। साथ में कहेंगे कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 2l + 1 यानी कि 1 रखते हैं उसमें मान, तो 1 × 2 यानी कि 2 + 1 यानी कि कितना हो गया है, 3। और मैंने आपसे कहा था गिन कर भी आप देख सकते हैं, 1 2 3, 3 कक्षक यहाँ पर हैं। 3 कक्षक मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ इस प्रकार से। इस तरह 3 कक्षक यहाँ पर बनेंगे। इनके नाम अगर आपसे कहना है किस प्रकार से देखे जाएंगे, तो नाम होंगे उनके px, py, pz। इस प्रकार से लिखा जाएगा px, py और pz। ये 3 अक्षरों पर इनके विन्यास हैं, 3 अक्षरों पर इनको लिखा जाता है। तो हमने कहा कक्षकों का नाम क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे कि जो p कक्षक है उसके 3 कक्षकों को px, py और pz के नाम से पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। n का मान अगर हो कितना अवस्था से यहाँ पर 3 हो जाए, तो आप कहेंगे कैसे ज्ञात करें उसे, तो यहाँ पर उस अवस्था में l का मान हो जाएगा 0, 1 और 2। देखिए 0 होने पर आपको पता है कि उपकोष कौन सा होगा, s। 1 होने पर उपकोष कौन सा होगा, p। लेकिन 2 होने पर उपकोष बदल जाएगा, उपकोष क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था। m का संभावित मान की बात करें, 0 होने पर 0 होगा, अगर 1 है तो -1, 0 और +1 होगा, लेकिन 2 होने पर इसके मान में परिवर्तन आएगा। 2 होने पर मान हो जाएगा क्या, -2, -1, 0, +1 और +2। इस प्रकार के मान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, -2, -1, 0, +1, +2। ये मान आपको यहाँ से देखने को प्राप्त होंगे। अगर बात करें इसके अंदर के आगे और क्या स्थिति इसकी है, तो देखिए कक्षकों की संख्या आप गिनकर भी ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने कहा था l का प्रत्येक मान 1 कक्षक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ टोटल कितने कक्षक हो गए हैं, 5 कक्षक। सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 5 होने पर 5 कक्षकों को इस प्रकार से लिखा जाता है, पांच कक्षक को इस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर हम, और इनके नाम क्या क्या होंगे,
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये होता है डी जेड स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास 5 कक्षक हैं जिनके नाम इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने जानकारी आपको यहाँ पर दी है ये सब कुछ इस प्रकार की है कि इस पूरी जानकारी के अंदर जो चीज़ आपको यहाँ पर दी जा रही है उन सब में पूरे मान आपको मैंने यहाँ पर लिखकर दे दिए हैं। अब मैंने कहा कि अगर मान लीजिए n का मान और बढ़ा दिया जाए आगे तो क्या होना चाहिए। n का अगर आप 4 लिख देते हैं तो n का मान 4 लिखने पर आप कहेंगे कि l का मान हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। तो इन्हें तो आप पहचानते हैं, तो हमने ऊपर हल किया है अभी। 0, 1, 2 हम किस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन 3 होने पर जो उपकोष है वो हो जाएगा कौन सा, f उपकोष हो जाएगा। और f उपकोष होने पर उसके जो मान हैं वो लिखे जाएंगे क्या, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अगर आप इन्हें गिने तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कक्षकों संख्या कितनी प्राप्त होगी, हमें यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगी और 7 ही कक्षक यहाँ से बनाए जाएंगे। सात कक्षक यहाँ से बनाए जाएंगे और इनके नाम जो लिखे जाएंगे उसमें 3-3 कक्षक होंगे। इनका विन्यास थोड़ा सा जटिल होता है, कठिन होता है, उसे यहाँ पर लिंक लिख रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार हम जो लिखते हैं ये पूरी सारणी लिखते हैं किसके लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के लिए। और स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप नोट्स किस प्रकार से बना रहे होंगे, तो नोट्स बनाने का एक बहुत ही सामान्य तरीका होता है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो या तो उसे वीडियो को पॉज करें या आप स्क्रीनशॉट लेकर उसकी नोट्स तैयार करें और अच्छे साफ नोट्स रखेंगे आप उनके पास, तो आपको वहाँ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने वीडियोस आपको फिलहाल अभी पढ़ाए हैं, जैसे मैं 6 लेक्चर्स आपके ले चुका हूँ, तो 6 लेक्चर्स तक के आप नोट्स अपने तैयार कर चुके होंगे और 7वां लेक्चर पढ़ने के बाद इसके नोट्स भी अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, ये किसके बारे में है, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको मैंने जानकारी यहाँ प्रदान की है। इसमें एक बात थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन इसके बारे में अच्छे से कर देता हूँ। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसे हम प्रस्तुत करते हैं किससे, m से। किससे प्रस्तुत किया जाता है, इसे m या ml से प्रस्तुत किया जाता है। यह कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित किया जाता है यहां से। इसके संभावित मान होते हैं -L से +L, -L से शुरुआत करेंगे और +L तक उसे आप लिखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके जो कुल मान होते हैं वो होते हैं 2l+1 सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि 2l+1 सूत्र द्वारा उन्हें लिखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। अगली बात करें यहां पर, तो अगला पॉइंट था हमारे पास L का प्रत्येक मान एक कक्षक को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका जो प्रत्येक मान है उससे आप एक कक्षक के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। एक कक्षक का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो L का प्रत्येक मान एक कक्षक को बताएगा, यानी कि आप इनको गिनकर भी पहचान सकते हैं। और इन्हीं सबको मैंने थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन किया एक सारणी के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से मैं उसे समझाता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। देखिए n के मान हैं 1, 2, 3, 4 जो हमने पढ़ा था। मैंने देखिए सबको यहाँ पर इसलिए लिखा है, नहीं तो मैं आपको केवल m के मान से यहाँ समझा सकता था। मैंने इसे लिखा है कि आप किस प्रकार से उसे समझेंगे, किस प्रकार से उसे आप जोड़ेंगे, वो बात मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी थी। देखिए n का मान 1, L का मान 0 होगा, S उपकोष होगा। तो ये अब बहुत अच्छा संबंध है, इसे अच्छे से आप याद रखेंगे कि L का मान 0 होने पर उपकोष S होता है और M का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आप ये भी संबंध याद रख सकते हैं कि S उपकोष के लिए M का मान हमेशा 0 होता है, S उपकोष के लिए L का मान हमेशा 0 होता है। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखने के लिए कही जाती है, देखी जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपके लिए सामने ये आ जाती है। अगर बात करें कक्षकों की संख्या में नाम की, तो हमने कहा कक्षकों की संख्या आप गिन सकते हैं। जैसे हमने कहा एक प्रत्येक को प्रस्तुत करता है, तो 1 है, 0 लिखा हुआ है, गिनने में तो संख्या कितनी है, 1 कक्षकों की संख्या।
यहाँ पर उसका आपने लिखा कि कोई नाम नहीं होता, ना एक्स वाई जेड सब नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सममित गोलाकार आकृति का होता है, इसलिए ऐसा नाम इसके लिए नहीं लिखा जाता। n का मान 2 होने पर l का मान हमने कहा 0 होगा और 1 होगा। उपकोष क्या होना चाहिए? उपकोष होता है हमारे पास p। उपकोष कौन सा होता है? p होता है। और आपने कहा m का संभावित मान क्या हो सकता है उस अवस्था में, तो आपने कहा माइनस से शुरू कीजिए, -0 1, -1 0 और +1 आप उसको लिखते हैं। मैंने कहा 0 को भी लिख सकते थे, तो 0 होने पर क्या होता मान? उपकोष होता है s और ये होता 0। इसलिए मैंने उसको प्रदर्शित नहीं किया था, क्योंकि समान चीजें हैं, बार बार रिपीट करने का उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी प्रकार से यहाँ 0 है तो वही काम होगा, 1 होने पर वही काम होगा, वही चीजें होंगी सारी। 2 होने पर यहाँ पर आपने कहा d होता है, और d होने पर जो मान होते हैं वो -2 से और +2 तक लिखे जाते हैं। -2 से और +2 तक उनके मानों को आप लिखते हैं। संख्या होती है टोटल 5, जिसे लिखते हैं आप dxy dyz dzx dx² y² और dz² नाम से। तो ये जो पूरी सारणी है वो इस चीज को प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं आपकी अगली क्वांटम संख्या, और जो लास्ट क्वांटम संख्या है, चौथी इसकी क्वांटम संख्या है, उसी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा अपने पास, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी उन्हें लिख सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, या जिसे बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से इन्हें पहचाना जाता है। वो क्या है देखिए, तो देखिए पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि जब हमने शुरुआत की थी तो आपसे कहा था कि प्रत्येक जो क्वांटम संख्या है वो किसी ना किसी एक विशिष्ट जानकारी को प्रदर्शित करती है। कैसे? जैसे हमने कहा था कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है वो कोषों के बारे में जानकारी देती है, परमाणु के आकार को बताती है। हमने बात की दूसरे की, हमने कहा कि जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो उपकोषों की आकृति को प्रदर्शित करती है, उपकोषों के बारे में जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या की जब हमने बात की तो हमने कहा था कि कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है। इसी प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या इसके नाम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है कि प्रत्येक कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूर्णन करता है, उसका चक्रण कैसा होता है। तो यह जो क्वांटम संख्या है वो उस इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण को प्रदर्शित करती है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखता हूं। देखिए पहला पॉइंट जो आता है यहां पर आपके सामने वो होता है ये, इस क्वांटम संख्या को देखिए चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम यानी कि एस से प्रदर्शित करते हैं, तो एस से इसका नाम हो जाता है क्या? एम एस। इसे एम एस से प्रदर्शित करते हैं या इसे एस से भी प्रदर्शित करते हैं। एम एस से या एस से प्रदर्शित करते हैं। यह जो क्वांटम संख्या है यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर घूर्णन को प्रदर्शित करती है।
अपने अक्ष पर घूर्णन को प्रदर्शित करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर कैसे घूर्णन करते हैं। कि एक तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है किसका, नाभिक का। मैंने बताया था आपको कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। और एक होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जैसे कि आपको याद होगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं और नाभिक का भी चक्कर लगाते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है। तो देखिए दो तरह का घूर्णन यहाँ संभव होता है, दक्षिणावर्त घूर्णन और वामावर्त घूर्णन। तो वामावर्त दक्षिणावर्त घूर्णन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि उनके मान निर्धारित किए जाते हैं, +1/2 और -1/2 मान उनके लिखे जाते हैं वामावर्त और दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए। कैसे उसे समझेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर दो प्रकार का घूर्णन करता है। कौन कौन से घूर्णन होते हैं वो, वामावर्त घूर्णन और दक्षिणावर्त घूर्णन। वामावर्त घूर्णन और दक्षिणावर्त घूर्णन होते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि वामावर्त दक्षिणावर्त घूर्णन जो होते हैं उस अवस्था में इन घूर्णनों के लिए दो मान निर्धारित किए गए हैं। वो मान होते हैं क्या, इनके मान +1/2 व -1/2 होते हैं। देखिए घूर्णन है इनके दो और घूर्णन के समान होने के कारण ही इनके जो मान है वो -1 और -1/2 और +1/2 लिखे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तो इनके घूर्णन भी समान ही होते हैं। एक दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, एक वामावर्त करता है। और आपको याद होगा कि प्रत्येक कक्षक के अंदर दो विपरीत घूर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं, समान घूर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि समान इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिकर्षण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ विपरीत जो घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वहां पर पाए जाते हैं। तो इनके चक्रण दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। इनका चक्रण है जो घूर्णन है वो कैसा होता है, विपरीत होता है, अलग अलग होता है। वामावर्त होता है, दक्षिणावर्त होता है, यानी वामावर्त दक्षिणावर्त मतलब मैं आपसे कहूँ तो अगर एक इस प्रकार से रोटेशन करता है तो दूसरा इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में क्या करेगा, रोटेशन करेगा। इसलिए विपरीत दिशा में करने के कारण ही ये एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं और एक कक्षक में उपस्थित रहते हैं। तो ये जानकारी थी वो किसके बारे में थी, हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि हमें केवल किसके बारे में जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को या इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर घूर्णन को प्रदर्शित करती है। तो ये जो हमारी चारों क्वांटम संख्याएं थी वो इसी के लिए जुड़ी हुई थी, इसी संबंधित थी, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी कि जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न चीज़ों को यहाँ पर बताती है। मैंने आपसे कहा था कि परमाणु होता है, परमाणु में कोश होते हैं, कोश में उपकोश होते हैं, उपकोश में कक्षक होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक बार उसे वापस यहाँ पर लिखता हूँ। इस तरह का हमने एक क्रम पढ़ा था, आपको याद होगा, परमाणु से कोश, कोश से उपकोश, उपकोश से कक्षक की ओर हम बढ़े थे। इस क्रम में हम चल रहे थे। मैं चारों क्वांटम संख्याओं के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त कर ली थी। तो जब हमने पहली परमाणु क्वांटम संख्या से मुख्य क्वांटम संख्या हमने कहा था, तो n का मान हम कहते थे किसको प्रदर्शित करता था, कोश को प्रदर्शित करता था। उसी प्रकार से हम बात करें कि उपकोश किसको प्रदर्शित करते थे, तो उपकोश के लिए हमने कहा था कि जो L का मान है वो उपकोश को प्रदर्शित करता था। उपकोशों के बारे में सारी जानकारी L के मान से हमें प्राप्त होती थी। अगर हम अगली बात करें तो कक्षक के लिए हमने कहा था कक्षकों का जो विन्यास है वो ml या mm के माध्यम से हमें पता चल जाता था कि
कक्षकों का जो अभिविन्यास है वो किस प्रकार है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्रदर्शित कर रही थी। और अंतिम जो कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, वो हमें पता लगा है क्या, ms यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों क्वांटम संख्याएं 4 विशिष्ट पदों को प्रदर्शित करती हैं, जिससे कि हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, क्वांटम संख्या की परिभाषा पढ़ते समय कहा था कि कोई भी क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, पूरी जानकारी प्रदान करती है। इसका अर्थ सीधा सा यही है कि कोई भी क्वांटम संख्या जो होती है वो इन सभी पदों को प्रदर्शित करती है। कैसे, देखिए हमने संपूर्ण जानकारी की बात की, हमने कहा इलेक्ट्रॉन किस कोश में होंगे, इसकी जानकारी हमें दी थी मुख्य क्वांटम संख्या ने। उस कोश में किस उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होगी वो बताया था हमें, किसमें, द्विवंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से। हमने कहा गया कि किस उपकोश के किस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी जानकारी हमें दी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या ने। और अंतिम उसकी जब बात हम करते हैं तो अंतिम हमारे पास आता है क्या, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का चक्रण या घूर्णन करेगा, उसकी जानकारी हमें देती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन सभी जानकारियों का समावेश होता है क्वांटम संख्याओं के अंदर। तो इसीलिए हम क्वांटम संख्या को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानकर चलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ समझेंगे और फिर उनको क्वेश्चंस को हल भी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया जाए, निम्न क्वांटम संख्याओं के समुच्चय में से गलत को पहचानो। गलत को यहां पर पहचानना है। मैं कुछ समुच्चय लिखता हूं यहां पर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने, और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर, निम्न क्वांटम संख्याओं के समुच्चय में से गलत को पहचानिए। क्वांटम संख्याओं को समुच्चय दिया गया, यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। जैसे पहले के लिए दे रखा है n का मान 3, l का मान 2, m का मान 1 और s का मान +1/2। दूसरे के लिए रखा है n का मान 2, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान -1/2। सी के लिए देखा है n का मान 3, l का मान 3, m का मान 0, s का मान +1/2। डी है n का मान 4, l का मान 2, m का मान -2 और s का मान +1/2। ये 4 मान आपके सामने लिखे, पर आपसे कहा गया कि इनमें से गलत को पहचानिए। तो देखिए गलत को पहचानने का बहुत ही सीधा तरीका होता है कि अगर हम सही की पहचान कर लें तो गलत अपने आप यहाँ ढूंढने में मिल जाता है। या फिर हम कहें कि हम इस ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय किस बात पर जोर देंगे, किसको ढूंढेंगे। तो आपको मैं बताता हूं, देखिए कि यहां पर 2 हिस्से हैं वो हमेशा सही होंगे। कौन से? यानी कि आपको यहां n के मान में और s के मान में कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो n का मान है, उस n के मान पर ही सारे मान निर्धारित होते हैं। तो n का मान हमेशा जो भी होगा
उसी ही आधार पर आप L और M के मान को चेक करेंगे तो N का मान हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो मैंने कहा S सही क्यों है, तो S के कारण यह है क्योंकि S में हमने कहा कि +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है, तो ये दो ही मान होता है, तो यहाँ भी गलती होने की संभावना नहीं है। तो हमारी जो गलतियां होंगी वो होंगी या तो L के मान में या होंगी M के मान में। मैं प्रत्येक लाइन को आपको यहाँ स्पष्ट करते हुए चलता हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे। तो पहले लाइन हमारे पास थी N का मान 3 होने पर L का मान 2 होगा कि नहीं होगा। हमने L का मान पढ़ा, आपको याद होगा, आज हमने पढ़ा इसके बारे में। तो आपको याद होगा कि L का मान कभी भी N के मान के बराबर नहीं होता, उससे छोटा हो सकता है। बिल्कुल हमने कहा था संभावित मान के लिए ये। तो आप देख रहे हैं कि L का जो मान है वो N से क्या है, छोटा है, हमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा था कि M का मान चेक करें। हमने कहा जब L का मान जो भी कुछ होता है M के मान को हमेशा माइनस से प्लस की ओर लिखा जाता है। तो यहां पर आपने लिखा 2, यानी कि 2 होने पर -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है और +2 भी हो सकता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि M का मान क्या दिख रहा है, यहां से आपको 1 दिख रहा है, यानी कि ये हमारा मान बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट हमारा सही है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरे ऑप्शन पर आए तो n बराबर 2, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। L का मान 0, फिर से आप देख रहे हैं कि L का मान M से N से क्या है, छोटा है, कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं हमें। हमने कहा L का मान 0 होने पर M का मान सदैव ही क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आपसे कहा था जब मैंने आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ाई, तो मैंने आपको बताया था कि L का मान 0 होने पर M का मान हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसका मतलब वहां पर ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। आते हैं आप ऑप्शन नंबर सी, तीसरे पर। N का मान 3 होने पर क्या L का मान 3 संभव है? याद करें, मैंने आपको लाइन लिखवाई थी जहां आपसे कहा था कि L का संभावित मान कभी भी N के मान के बराबर या उससे बढ़ा नहीं हो सकता। तो यहां तो आप देख रहे हैं कि L का मान N के क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे, यहां देखकर ही आप इस क्वेश्चन को कहेंगे कि ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कि सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ये तो हुई यहाँ की बात। हो सकता है क्वेश्चन में आपको गलत की जगह पर पूछ लिया जाए सही को पहचानो। 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन क्या होगा यहां पर, सही होगा। सही को पहचानो। आप कैसे उसे पहचानेंगे? देखिए मैं यहाँ पर कुछ मानक परिवर्तन करता हूं, यहाँ पर क्या मैं अलग गलत अधिक करने हैं यहाँ फिलहाल। देखें, अब अगर हम फिर से बात करें तो फिर से देखिए N और S के मान में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, ये तो आपको बता दिया था मैंने। फिर अंतर किस में आएगा, अंतर आएगा वही L और M के मान में। हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन हम कह रहे हैं N का मान 3 था, बिल्कुल है। L का मान 2 होगा, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या L का मान 2 होने पर M का मान 3 होना संभव है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? चेक करके देखें। L का मान 2 होगा तो आप कहेंगे कि -2 से और +2 के बीच में लिखना है, माइनस से प्लस की ओर, लेकिन यहां तो 3 आ रहा है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, गलत है। बी पर आए, N बराबर 2, L बराबर 0, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या L के 0 मान होने पर M का मान 1 संभव है? M के मान का मान 1 हो सकता है?
बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था कि एल का मान 0 होने पर सदैव ही एम का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ऑप्शन भी अपने आप ही क्या है, रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन में कोई बात आप नहीं करेंगे। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। अभी मैंने आप तीसरा ऑप्शन आपको समझाया था कि एन का मान 3 होने पर एल का मान 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों मान क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, समान हैं, तो उस अवस्था में इन दोनों के मान समान नहीं हो सकते हैं। अगली बात करें तो एन का मान 4 होने पर एल का मान 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, उससे छोटा होता है। आप कहेंगे कि एम का मान क्या होगा उस अवस्था में, एम का मान -2, बिल्कुल संभव है, क्योंकि एल का मान जब 2 होता है तो एम का मान क्या होगा उस अवस्था में, एल का मान 2 होने पर एम का मान आप कहेंगे कि -2 -1 0 +1 और +2 संभव हो सकता है। इसमें आप कहेंगे कि कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपको यहाँ पर बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे उसे कि आप किस प्रकार का होगा, तो आप कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं। तो देखिए क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सामने, आपसे कहा जा सकता है कि बताइए निम्न में से सही कौन है, निम्न में से गलत कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक तरह का क्वेश्चन और हो सकता है आपके सामने, मैं लिखता हूं, मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। Z बराबर 23, Z बराबर 23 के लिए क्वांटम संख्याओं का समुच्चय होगा। समुच्चय होगा कौन सा होना चाहिए, देखें Z बराबर 23, तो पहले Z बराबर 23 से मतलब हमारा क्या है, 23वां परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 23 किस तत्व का होता है बताइए। अगर आप याद करेंगे तो स्कैंडियम 21 नंबर, बेनेडियम 22 नंबर और टाइटेनियम 23 नंबर। याद है आपको, स्कैंडियम 21 नंबर आता है, आपको याद होगा, टाइटेनियम 22 और बेनेडियम 23 नंबर। तो आपको याद होंगे बेनेडियम की बात यहाँ से हम कर रहे थे। तो बेनेडियम में आप अगर परमाणु क्रमांक उसका अगर सबसे पहले लिखें उसका 23 नंबर के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। यानी कि हम अगर बात करें तो उसके इलेक्ट्रोविन्यास में ऐसे लिखते हैं हम 2 4 10 12 18 21 और 2 23, कुल मिलाकर 23 इलेक्ट्रॉन है। हमसे पूछा जा रहा है Z बराबर 23 के लिए क्वांटम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। तो आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात होगी। अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहर के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की यहाँ से बात होगी। वो हमें दिख रहा है कौन सा, 4s। 4s के अंदर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों के बारे में, तो उसे कैसे आप लिखेंगे 4s को, उसका इलेक्ट्रॉन की बात करनी है 4s के लिए। तो देखिए हमसे कहा था आपसे लिए n का मान आप कैसे लिखेंगे, मैं सीधे समझा रहा हूं आपको। n का मान हमेशा कोशों की संख्या होती है, और बाह्यतम कोश कौन सा है इसका, सबसे बाहर वाला कोशन कौन सा है, 4। तो n का मान क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। फिर आपसे कहेंगे कि l का मान क्या होना चाहिए, l का मान क्या होना चाहिए। देखिए आप कोश देख रहे हैं कौन सा है, चौथा। उपकोष कौन सा है यहाँ पर, s। उपकोष कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, s। और मैंने आपसे कहा था कि s होने पर l का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आपको मैंने याद रखने को कहा था, मैंने आपसे कहा था 0 1 2 3, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और f का मतलब 3 का मतलब f होता है। यानी कि उस अवस्था में आप 0 1 2 3 की बात करें तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं। समझ में आई आपको ये बात।
n बराबर 4, l बराबर 0। n बराबर 4 हो गया है, l बराबर हो गया है हमारा कितना 0 हो गया है उस अवस्था के अंदर। अब आगे की हम बात करें, इसमें आगे क्या होना चाहिए। n का मान 4, l का मान 0 हो गया है। m का मान, आप कहेंगे m का मान क्या होना चाहिए, तो आपसे मैंने कहा था कि l का मान जब भी क्या होता है 0 होता है, तो m का मान हमेशा ही क्या मिलता है 0 ही मिलता है। तो उस अवस्था में m का मान क्या होगा 0 होगा। n का मान 4, l का मान 0, m का मान हमेशा क्या होगा 0। और s का मान आपका +1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है क्योंकि हम इसे पहचान नहीं पाते। तो यहाँ आपको इस तरह से मान लिखने होते हैं, वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको ना वो पहचानना होगा ये मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देता हूँ जिन्हें आप घर पर सॉल्व करेंगे और नोट्स में उन्हें लिखेंगे भी। z बराबर 18, 17 के लिए, z बराबर 17 के लिए क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों के लिए जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर घर बैठकर हल करेंगे। और आज जो हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं उस क्वांटम संख्याओं के आधार पर इन्हें आप समझेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे के टॉपिक से चर्चा करेंगे। थैंक यू।